हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और यहाँ पे दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए जो महत्वपूर्ण सीरीज है 5000 एमसीक्यूज की वह लेकर आए हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड बंदी रक्षक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, हम जो आपके सामने डिस्कस करते हैं डॉक्टर अजय रावत सर की बुक से डेली 5-5, 6-6 पेज डिस्कस करते हैं, उन्हें एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस करते हैं। और आज हम यहाँ पे 34 पेज पे पहुंच चुके हैं। फिर परीक्षा वाणी बीएस नेगी सर से भी डेली एक एक पेज, और फिर उत्तराखंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उन्हें भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो किताब है बीएस नेगी सर की वन लाइनर वाली, उससे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम पेज नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। अगर आपने पहले के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है और वहां पर भी आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास से। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ताल उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नचिकेता ताल, मंगलाचू ताल, रुईसारा ताल या फिर आदि मातृका ताल। तो इसका आंसर क्या होगा? नचिकेता, मंगलाचू, रुईसारा या फिर आदि मातृका ताल। तो देखिए दोस्तों, नचिकेता ताल बिल्कुल है, मंगलाचू ताल भी है, रुईसारा ताल भी है। जो यहाँ पे आपको आदि मातृका ताल दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर नहीं है। जो आदि मातृका जो आपको ताल दिखेगा वो आपको मिलेगा चमोली जनपद में। कहां पे है? चमोली जनपद में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर है। उत्तरकाशी जनपद में आपको 3 महत्वपूर्ण ताल दिख गए, नचिकेता ताल, मंगलाचू ताल और रुईसारा ताल। कौन कौन से? नचिकेता, मंगलाचू, रुईसारा। और इसके अलावा भी आपको यह ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इन सभी तालों को आपको याद करना है। और ये सभी जो ताले हैं ये कहां के हैं? ये उत्तरकाशी जनपद के हैं। कौन कौन से हैं? फाचकंडी ताल है, खेड़ा ताल है, लामा ताल है, डोडी ताल है। डोडी ताल तो बहुत प्रसिद्ध है, यह किसके लिए? 6 कोनों के लिए काफी प्रसिद्ध ताल है। फिर कांड़ा ताल जो डोडी ताल के ही सामने है, केदार ताल, देवशारी ताल। तो यह जो आपको 6-7 ताल दिखाई दे रहे हैं ये उत्तरकाशी जनपद के हैं और आपको इनको याद भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से ये हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कुंड यमुनोत्री में नहीं है। 4 कुंड आपके पास ऑप्शन में है, सूर्य कुंड, गंगनानी, देव कुंड या फिर सप्त ऋषि कुंड। तो इनमें से कौन सा कुंड है जो यमुनोत्री में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, आपके कमेंट्स हम चेक करते हैं। तो देखिए, जो आपको सूर्य कुंड दिखाई दे रहा है ये यमुनोत्री में ही है, ये गर्म कुंड है। और यहां पे जो ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है देव कुंड, ये यमुनोत्री में नहीं है। देव कुंड आपको कहां पे मिलेगा? देव कुंड अगर आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको गंगोत्री में। कहां पे मिलेगा? गंगोत्री में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कि गणेश प्रयाग निम्न में से किन 2 नदियों के संगम पर है? अलकनंदा सरस्वती, भागीरथी ऋषि गंगा, भागीरथी भिलंगना या फिर ऋषि गंगा या फिर यमुना, यानी इन दोनों के संगम पे। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, भागीरथी और भिलंगना। गणेश प्रयाग भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। अब यहां पे हम थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या प्रश्न यूपीएससी आपको यहां से पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से ऊपर से जो नदी आ रही है इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी। क्या नाम है इस नदी का? भागीरथी नदी है। और इसका मतलब ये अभी यहाँ पे कहां पे हमें टिहरी गढ़वाल में है। और यहां से नीचे से अलकनंदा नदी आई और दोनों ने कहां पे संगम बनाया? देव प्रयाग में अपना संगम बनाया। लेकिन यहां पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो गणेश प्रयाग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत से थोड़ा और फैक्ट देख लीजिए। देखिए, यहां पर एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जलकुर नदी, जो भागीरथी से अपना संगम बनाती है। और यह जो जलकुर नदी है यह प्रतापनगर से होकर बहती है। तो प्रतापनगर किस नदी के तट पर है? जलकुर नदी के तट पर है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। फिर यहां पे देखिए, यह स्थान आपको दिखाई दे रहा है खतलिंग ग्लेशियर। क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? भिलंगना नदी। और यह जो भिलंगना नदी है गणेश प्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो बना दिया इसने गणेश प्रयाग में अपने संगम। तो भागीरथी और भिलंगना का संगम कहां पर है? गणेश प्रयाग है। और इसी गणेश प्रयाग को हम क्या जानते हैं? टिहरी डैम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि टिहरी डैम यहीं पर बना है। और टिहरी डैम से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत से प्रश्न बनते हैं टिहरी डैम से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि योजना आयोग द्वारा इसे जो स्वीकृति दी गई थी 1972 में दी गई थी। कब? 1972 में। यूपी सिंचाई विभाग ने इस पे कार्य करना कब शुरू किया गया था? 1978 में किया था। देखिए, 1972 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति, 1978 में यूपी जो सिंचाई विभाग है उसने काम करना शुरू किया गया था। फिर यह प्रश्न तो यूपीएससी ने पूछ भी लिया है कि जो शुरुआती क्षमता है इस डैम की वो कितनी है? 600 मेगावाट थी।
है ना। टिहरी डैम बांध विरोधी समिति भी बना गई थी 1978 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विद्यासागर नौटियाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यासागर नौटियाल। इस डैम का डिजाइन किसने दिया? जेम्स ब्रून ने दिया। फिर इसके बाद टीएचडीसी की स्थापना हुई, यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। कब हुई? 12 जुलाई 1988 को हुई। और फिर फरवरी 1989 में क्या कर दिया गया था? जो टीएचडीसी है इसे यह कार्य सौंप दिया गया था। कहां से? यूपी सिंचाई विभाग से। तो यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बनते हैं। अब दोस्तों थोड़ा और सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, भिलंगना की। देखिए जो भिलंगना नदी है उसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे मेदगंगा। प्रश्न बनेगा मेदगंगा किसकी सहायक है? भिलंगना नदी की सहायक है। और फिर यहां पे आप देखिए कि यहां पे आपको दिखेगा महासर ताल, यानी टिहरी गढ़वाल में। और फिर यहां से एक नदी निकल के दिखाई देगी जिसका नाम क्या है? बालगंगा। क्या नाम है? बालगंगा। और फिर महासर ताल से ऊपर आपको सहस्त्र ताल दिखेगा। यहां से कौन सी नदी निकलती है? यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है धर्मगंगा। तो धर्मगंगा और बालगंगा, इन दोनों नदियों का संगम कहां पे हुआ? बूढ़ा केदार नामक स्थान पर हुआ। तो प्रश्न दोस्तों ऐसे भी बनते हैं कि धर्मगंगा बालगंगा का संगम कहां पर है? बूढ़ा केदार पर है। और फिर इसके अलावा यहां पे देखिए जो बाद में जैसे ये धर्मगंगा आई या बालगंगा जो नदी आई ऊपर से, यह दोनों नदी कहां पे अपना संगम बनाती है? भिलंगना से घनसाली नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। और फिर इसके अलावा थोड़ा और देख लीजिए, एक है मंसूर ताल, और मंसूर ताल से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम है दुग्ध गंगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, देखिए राष्ट्रीय वन नीति की बात की गई है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितना प्रतिशत वन होना आवश्यक है? देखिए पर्वतीय क्षेत्रों की बात की गई है और पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन होना आवश्यक है वह 60%। ध्यान रखना, पर्वतीय क्षेत्रों की बात की गई है, वैसे तो 33% है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में यानी जो पहाड़ी राज्य है वहां पे 60% वन होना आवश्यक है। जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 उसके अनुसार है ये। क्वेश्चन नंबर यहां पे 5 पे बात करते हैं। अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड में देश का कौन सा स्थान है? यानी देश में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का अखरोट उत्पादन में? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? कौन सा इसका सही होगा? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए दोस्तों आपके कमेंट बॉक्स हम चेक करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए। अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा। अगर यहां पे आपको ऐसा पूछा जाता कि पहला स्थान किसका है, पहला स्थान, तो पहला जो स्थान आता है वो आता है जम्मू कश्मीर का। किसका आता है? जम्मू कश्मीर का। दूसरा स्थान आता है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जो जनपद है वहां पर जो अखरोट है वो काफी मात्रा में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर यहां पे 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल हिमाचल और उत्तरकाशी सीमा पर स्थित है? अब देखिए दोस्तों ताल तो हमने पहले डिस्कस किए थे, लेकिन यहां पे एक ताल आपको और याद करना है जो हिमाचल और उत्तरकाशी की सीमा पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगलाचू, रुईसारा, नचिकेता या फिर भरासर ताल? तो देखिए दोस्तों यह जो आंसर है यह है भरासर ताल। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। मंगलाचू ताल काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि मंगलाचू ताल क्या होता है कि एक प्रकार का ग्रेविटी प्रकार का है, यानी ताल है। यहां पर अगर आप ताली बजाओगे तो यहां पे बुलबुले उगते हैं। तो ध्यान रखना, मंगलाचू ताल काफी प्रसिद्ध है और भरासर ताल हिमाचल और उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रालम, चतुरंगी, रक्तावन या फिर डोरियानी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? रालम, चतुरंगी, रक्तावन या फिर डोरियानी? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है रालम हिमनद, वो इसका सही है। रालम हिमनद कहां पर है? ये आपको पिथौरागढ़ में मिलेगा। और उत्तरकाशी में कौन कौन से हिमनद है? तो देखिए उत्तरकाशी के प्रमुख हिमनद गंगोत्री है, बंदरपुंछ है, कीर्ति ग्लेशियर है, बमक ग्लेशियर है, मेहंदी ग्लेशियर है, स्वच्छंद ग्लेशियर है। तो इन ग्लेशियर को आप जरूर ध्यान रखें, ये उत्तरकाशी जनपद के हैं। गंगोत्री, बंदरपुंछ तो काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है कीर्ति ग्लेशियर। तो ऐसा भी पूछा जाता है कीर्ति पर्वत कहां पर है? उत्तरकाशी में है। कीर्ति ग्लेशियर कहां पर है? उत्तरकाशी में है। बमक भी आपको उत्तरकाशी में मिलेगा, मेहंदी भी आपको उत्तरकाशी में मिलेगा और स्वच्छंद भी आपको उत्तरकाशी में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। रालम हिमनद पिथौरागढ़ में, बाकी सभी हिमनद कहां पर है? उत्तरकाशी के हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 8 की बात करेंगे कि हल्के छिलके वाला जो राजमा है इसके लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा है, यानी कौन सी जगह विश्व प्रसिद्ध है हल्के छिलके राजमा के लिए? तो बाराहाट ऑप्शन में है, देहरादून ऑप्शन में है, हरसिल ऑप्शन में है या फिर चक्राता है?
तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे लिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है हर्षिल, वो बिल्कुल सही है। देखिए देहरादून की बात करें तो देहरादून तो बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बासमती चावल के लिए, लीची के लिए प्रसिद्ध है। तो लीची और अगर आपको बासमती चावल पूछे तो देहरादून आ जाएगा, लेकिन अगर राजमा की बात करें छिलके वाले राजमा के लिए तो वह हर्षिल है, और सेबों के लिए भी हर्षिल काफी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल पानी का स्रोत, यानी इनमें से कौन सी जो नदी है जो गर्म जल पानी का स्रोत में से है। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न अभी लेटेस्ट यूकेएसएससी ने पूछा था, और इसलिए हमने आपके सामने यहां पे ये रख लिया है। और इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, और जो आपको ए दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही है, यमुना यहाँ पे है। यानी जो यमुनोत्री है वहां पे जो गर्म जल स्रोत है वह है। देखिए अभी दोस्तों हमने एक चीज डिस्कस की थी, जो हमने अभी आपको बताया था ना कुंड, तो देखा आपने एक देखा था सूर्य कुंड, है ना, सूर्य कुंड। सूर्य कुंड कहां पर है? सूर्य कुंड आपको मिलेगा यमुनोत्री पे। और यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। सूर्य कुंड कैसा जल स्रोत है? गर्म पानी का जल स्रोत है। तो इस ट्रिक से भी आप याद करिए। तो गर्म पानी का जल स्रोत कौन सा है? यमुना नदी है, यमुनोत्री है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 10 की बात करते हैं, और पूछा गया है दोस्तों कि यमुना बेसिन और भागीरथी बेसिन कितना प्रतिशत वन आच्छादित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पेज नंबर 5 है बीएस नेगी सर का, वो हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। कल हम पेज नंबर 6 करेंगे। तो ऐसे करके हम जो कंप्लीट बीएस नेगी सर की बुक है वह आपके सामने डिस्कस करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यमुना नदी बेसिन और भागीरथी नदी का बेसिन 1% के आधार पर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो मिलेगा आपको 56% और 35%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, यमुना का 56% है, और जो आपको भागीरथी नदी का जो बेसिन दिखाई दे रहा है वो 35% है। तो 10 का ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं यूकेएसएससी का जो पुराना पेपर था, प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसे डिस्कस करते हैं। ये कौन सा पेपर है? ये है ग्राम विकास अधिकारी का जो 5 दिसंबर था उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर था, यानी जो 5 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसे हम थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से उत्तराखंड का सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी वहीं सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें होगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है यानी हरिद्वार, यह बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये है। और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए कि सबसे कम विधानसभा सीटें कहां पर है, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। महादेवी कन्या पाठशाला क्या है? महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की थी। अब देखिए ऑप्शन है रामेश्वरी देवी जोशी, महादेवी वर्मा जी, महादेवी भटनागर जी और महादेवी पंत जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी है, महादेवी भटनागर जी, इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, महादेवी कन्या पाठशाला की जो स्थापना की थी वो महादेवी भटनागर जी ने की थी। महादेवी भटनागर जी ने, उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। देखिए यहाँ पे अगर इसे थोड़ा और डिटेल से देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास ये है जैसे महादेवी कन्या पाठशाला, और महादेवी कन्या पाठशाला आप यहाँ पे देखोगे तो 15 सितंबर 1902 में देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर को। 15 सितंबर 1902 को देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। महादेवी भटनागर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं जो पूछे जा सकते हैं, यानी अभी महादेवी कन्या पाठशाला पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में यहां से कोई पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे है जैसे वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय, जनवरी 2005, आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जोसेफ एकेडमी है जो लंडोर में है, ये जोसेफ एकेडमी जो देहरादून में है। देखिए इसकी बात करें, ये है आपको मिलेगा सेंट जोसेफ जो एकेडमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी मार्च 1934 को। तो ध्यान रखना, जो देहरादून में जो जोसेफ एकेडमी है, सेंट जोसेफ एकेडमी, इसकी स्थापना 2 मार्च 1934 को हुई थी। फिर महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाएगी, सितंबर 2012। ग्राफिक इरा, ऐसा पूछा जा सकता है कि इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2008 में, अगस्त 2008 में। और लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है, जो आईएएस एकेडमी है, तो काफी प्रसिद्ध है। 1 सितंबर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। यह प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछा था हाल ही में, और आने वाले एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जो लाल बहादुर शास्त्री जो नाम पड़ा इस एकेडमी का वो कब पड़ा? तो 1972 में पड़ा, यह आप ध्यान रखना।
तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। इसके अलावा इसे भी जरूर ध्यान रखना, अगर डीप प्रश्न बनेंगे यूपीएससी में तो यहां से बनेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, आने वाले एग्जाम में अगर डीप प्रश्न बने तो यहीं से बनेंगे। देखिए पहला पूछा जाएगा कि ओक ग्रोव स्कूल जो मसूरी में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जून 1988 में हुई थी। फिर यहां पे नीचे आइए, यह है कॉन्वेंट ऑफ जेजस मैरी स्कूल, स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी फरवरी 1901 में। तो जो जेजस मैरी स्कूल है 1901 में स्थापना हुई थी। 1988 में ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना हुई थी। और यहां पे देखिए जो वेनबर्ग एलन स्कूल है, इसकी स्थापना भी 1888 में हुई थी। देखिए वेनबर्ग एलन स्कूल 1888, वेनबर्ग एलन स्कूल 1888 और ओक ग्रोव स्कूल यह भी 1888। तो दो तिथि आसानी से याद हो जाएंगी, ओक ग्रोव स्कूल 1888 और वेनबर्ग एलन स्कूल 1888। फिर जो काफी इंपॉर्टेंट है वह आपको दिखेगा यहां पे वेलहैम वाइज स्कूल। वेलहैम वाइज स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। और वेलहैम गर्ल्स स्कूल की बात करें तो 1957 में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वुडस्टॉक स्कूल। तो देखिए दोस्तों वुडस्टॉक स्कूल की जो स्थापना हुई थी 1854 में हुई थी। किताबों में ये डाटा आपको कुछ गलत मिलता है, ध्यान रखना। यहां पे आपको पूछा जाएगा कि वुडस्टॉक स्कूल पूछा जाए तो 1854 में। और फिर यहां पे आप ये भी देख लीजिए, जो सेंट जॉर्ज कॉलेज है मसूरी में, इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप जरूर याद करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कि 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की कुल नगरीय जनसंख्या थी। अब देखिए दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है और ये आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको आइंदा क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि देहरादून की अर्बन जनसंख्या कितनी है। तो देहरादून की अर्बन जनसंख्या यानी नगरीय जनसंख्या कितनी है? 9,41,941। कितनी है? 9,41,941। और यहीं पर अगर आपको देहरादून की नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता में पूछी जाए तो प्रतिशतता में कितना है? 55.52%। और आने वाले एग्जाम में आपको कैसा पूछा जाएगा? अर्बन पूछा जा सकता है, ग्रामीण में पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण कितना है? यह आपको मिलेगा 7,54,753। तो अगर नगरीय की बात करें तो 941 और अर्बन की बात करें तो 754 तो याद हो जाएगा आराम से। अब बात करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जोनसार क्षेत्र के महासू मंदिर को बनाया जाने वाला था। देखिए महासू मंदिर की बात करते हैं तो महासू मंदिर तो आप सभी जानते हैं। तो महासू मंदिर में आएगा ऑप्शन नंबर जो डी है यानी जागरा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया, इन्हें भी आप जरूर याद कर लीजिए उत्तराखंड के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पे है 5। ठीक है, उत्तराखंड में निम्न में से किस पर्वत चोटी का जो सर्वाधिक है उनका आपको बढ़ता क्रम में बताना है। यानी जो यहां पे आपको चोटी दी गई है और इन चोटी को आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो कैसे लगाओगे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अगर आप नंदा देवी की बात करें तो 7,817 मीटर। नंदा देवी की कितनी है? 7,817 मीटर। पंचाचूली की कितनी है? 6,904 मीटर। केदारनाथ की कितनी है? 6,940 मीटर। और यहीं पर आपको पूछा जाए कामेट की 7,756 मीटर। 7,756 मीटर। तो आप इस हिसाब से इसे लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, ये कितना है? 6,9 कितना है? 6,940 मीटर। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा और डिटेल से देख लीजिए। ये है उत्तरकाशी का, जैसे ये है चमोली जनपद है और चमोली जनपद में जो कुछ प्रमुख पर्वत है, देखिए बद्रीनाथ पर्वत की आने वाले एग्जाम में आपको हाइट पूछी जाएगी, कितनी है? 7140। कितनी है? 7140। फिर देखिए यहाँ पे माणा पर्वत 7272। फिर यहीं पे आपको दिखेगा कामेट पर्वत 7,756 मीटर और फिर यहीं पे त्रिशूल पर्वत 7120 मीटर। तो ऊपर के 4 हो गए, बद्रीनाथ, माणा, कामेट और त्रिशूल। सब कहाँ के हैं? चमोली जनपद के हैं। बद्रीनाथ 7140, माणा पर्वत 7272, कामेट पर्वत 7756 और त्रिशूल पर्वत की बात करें तो 7120। कितना है? 7120। तो चमोली जनपद के दोस्तों 4 महत्वपूर्ण ये हो गए। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, एक है नरनारायण पर्वत, ये तो केवल आपको ध्यान रखना है कि यहां पर है। देवस्थान मुकुट पर्वत आपको यहां पे मिलेगा। नीलकंठ पर्वत, इसकी हाइट आपको ध्यान रखनी है 6,597 मीटर। फिर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हाथी पर्वत 6,727 मीटर।
और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे गौरी पर्वत हो गया, नंदा देवी पर्वत हो गया, और फिर एक चीज आपको ध्यान रखना है, नंदा घुंटी पर्वत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने पर्वतों की आपको हाइट लिखाई गई है, इन्हें जरूर याद करना, एक ना एक आने वाले एग्जाम में आपको पूछी जाएगी। और इनमें से जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे नंदा देवी हो गया, नीलकंठ पर्वत काफी इंपॉर्टेंट है, नंदा घुंटी काफी इंपॉर्टेंट है, त्रिशूल, कामेट, माणा, बद्रीनाथ, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करना दोस्तों कि इन सभी की हाइट आप याद कर ले। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे यही था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि आईने अकबरी में तराई के महलों के वर्णित संख्या कितनी है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन विवादित हो गया है। डॉक्टर अजय रावत सर की बुक में आप जाओगे तो आपको मिलेगा 21, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या किया है, डिलीट किया। तो आयोग ने कितना माना होगा? तो देखिए दोस्तों, शायद आयोग ने इसका आंसर कितना माना है, 29 माना है। कितना माना है? 29 माना है, क्योंकि जो यशवंत सिंह कटोच की बुक है, कोई बता रहे थे स्टूडेंट्स कि वहां पे 29 बताया गया है। तो इस आधार पर आयोग ने इस प्रश्न को शायद यहाँ पे डिलीट किया है। तो दोनों नंबर आप ध्यान रखना। पहली बार जब एग्जाम में आया था तो आयोग ने 21 भी माना था, लेकिन इस बार आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट ही कर दिया। तो 29 भी ध्यान रखना, 21 भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन के अनुसार ध्यान रखना, अगर वैसे तो डिलीट ही होगा, तो खैर यहाँ पे 29 ध्यान रखना आने वाले एग्जाम में आप। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलादीप, और गोलादीप तो एक ही है दोस्तों, कौन है? न्याय की व्यवस्था है। कौन सी न्याय की व्यवस्था है? जो गोरखा शासन है उनकी न्याय की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ में बने जो विश्रामलय है उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? देखिए, देवालय का तो मतलब होता है मंदिर, खाल का मतलब होता है जैसे चाल खाल होता है, जैसे जब हम क्या करते हैं कि नदी के अगर स्रोत को मतलब क्या सूखे ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं, तो वहीं पर खाल बनते हैं। आश्रम तो अलग हो गया। तो चट्टी ये बिल्कुल सही है, जैसे हनुमान चट्टी हो गया, यानी वहां पर जो विश्राम स्थल हो गया। जैसे ब्यास चट्टी हो गया, तो चट्टी यानी वहां पे स्थल हो गया, यानी रुकने का समय हो गया, वहां पे रुकने का स्थान हो गया। तो चट्टी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है कि चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें दोस्तों। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का अभय चंद, ज्ञान चंद, वीर चंद या सोमचंद। तो ज्ञानचंद बिल्कुल इसका सही है। आप यहां पे देखिए दोस्तों, इसे डिटेल से देखते हैं। जैसे यह है ज्ञानचंद जी के बारे में, और ज्ञानचंद के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, देखिए 29वां चंद शासक था, और 1356 से लेकर 1419 या फिर 1420 तक इसने गद्दी पर बैठा था। यह सर्वाधिक लंबे समय तक राज करने वाला चंद शासक था। जब हमने आपको चंद शासक की क्लास पढ़ाई थी तो वहां पे हमने डिस्कस कराया था, उसी का यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है, ये आपको दोबारा डिस्कस करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, इसके बारे में कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे कि तराई क्षेत्र को पुनः अपने राज्य में पाने के लिए ये दिल्ली के फिरोज शाह के दरबार में गया था, और वहीं पर फिरोज शाह द्वारा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई। इसके अलावा कि चंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कोसे माना जाता है, तो ज्ञानचंद को ही माना जाता है। तो अगली बार क्वेश्चन बने कि चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, तो ज्ञानचंद ही है, इसे गरुड़ ज्ञानचंद कहते हैं। फिर इसका राज के चिन्ह क्या होगा? गरुड़ होगा। और गरुड़ से क्या पता चलेगा, यानी ये किसका उपासक होगा, यानी भगवान विष्णु का ये उपासक होगा। फिर इससे संबंधित कुछ यहाँ पे ताम्रपत्र वगैरह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके सेनापति का नाम क्या था? नीलू कटाई, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे देखिए कि गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में यह कहा जाता है कि यह जन विरोधी राजा था। इसने प्रजा पर अनेक अत्याचार किए थे, और बाद में इसकी हत्या भी प्रजा द्वारा कर दी गई थी। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि जैसे यहाँ पे है, बद्र पांडे जी के अनुसार हरिहर चंद और हरिश्चंद इसके बाद गद्दी पर बैठे, यानी जब इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर बाद में उद्यान चंद बैठा। उद्यान चंद की बात करें तो इसने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम कराया था कुंज शर्मा के सहयोग से। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये हो गया, ध्यान रखना बालेश्वर मंदिर भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा है यहाँ पे कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम जो कैटलॉग है वो कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1875, 1880। तो देखिए दोस्तों, ये अजय रावत सर की बुक से पूछा गया प्रश्न है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1893 और 1895। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, पार्ट 2 हमने डिस्कस कर दिया। अब हम पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। यह है पेज नंबर 33 से लेकर पेज नंबर 34 तक। तो पेज नंबर 33 से पेज नंबर 34 तक डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 है कि रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपके कमेंट्स हम जरूर चेक करते हैं, और आप जो लाइव या फिर जो प्रीमियर होता है वहां पे भी अगर आप कमेंट करते हैं तो वह भी हम देखते हैं। तो कमेंट आप बेफिक्र होकर कीजिए, आपके कमेंट हम जरूर देखते हैं। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? इलियट, जयदेव जोशी, वाल्टन या फिर फ्रेजर? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही है, डब्ल्यू फ्रेजर इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है कि एन अकाउंट ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक का प्रकाशन। अब आपको इसका प्रकाशन बताना है कि इसका प्रकाशन कब हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसका प्रकाशन कब हुआ, आप बताइए कब प्रकाशन हुआ होगा। आपके पास ऑप्शन है 1881, 1818, 1819, 1882। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि अगर आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे वो गलत ही देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, 90% स्टूडेंट इसे गलत देंगे, 90% स्टूडेंट। तो 90% स्टूडेंट इसे गलत देंगे। तो दीजिए इसका कमेंट में आंसर, क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 1819 इसका सही है। जो किंगडम ऑफ नेपाल है, इस पुस्तक का पूरा नाम जैसे शॉर्ट में तो ऐसे लिख लेते हैं नेपाल, यानी किंगडम ऑफ नेपाल लिखा जाता है, यानी शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है किंगडम ऑफ नेपाल किसने लिखी, ये वगैरह। और इस पुस्तक का अगर आप अजय रावत सर की बुक में देखोगे तो वहां पे 1881 लिखा गया है, जो टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन यह भी गलत है। आपको ध्यान रखना है 1819। अगर आप इस बुक का ओरिजिनल प्रिंट देखोगे तो वहां पे 1819 लिखा गया है, लेकिन अगर 1819 ऑप्शन में ना हो तब कौन सा रखें। देखिए दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड विवादित है, हर प्रश्न में विवाद उत्पन्न हो जाता है, फिर भी अगर 1819 ऑप्शन में ना आए तो उस स्थिति में आप 1819 चले जाना, 1818 चले जाना। तो ध्यान रखना, वैसे तो सबसे पहले 1819, क्योंकि ओरिजिनल बुक में 1819 लिखा गया है, और फिर 1819 ना हो तब 1818 आप जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करते हैं 23 की। सुयो का किला किसने बनाया था। अब देखिए दोस्तों, सुयो का किला, तो ऑप्शन है बसंत, कल्याण, सोम या फिर आसंती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बसंत, कल्याण, सोम या फिर आसंती। तो आसंती बिल्कुल गलत है, बसंत देवी बिल्कुल गलत है, सोमचंद बिल्कुल सही है। तो सोमचंद ने इस किले का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्रांचल देव का ताम्रपत्र। तो क्रांचल देव का ताम्रपत्र कब का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्रांचल देव की बात करें तो ये है 1191 का। ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से कि बीरचंद को अशोक चल का समकालीन माना जाता है, माना जाता है। और इसी के समय अशोक चल ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और अशोक चल का हमें गोपेश्वर से, कहां से लेख मिलता है, गोपेश्वर से मिलता है। गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है वहीं पे इसे मिलता है। और यह कब का है, 1191 ईस्वी का है। यूकेपीएससी ने भी पूछा था, यूकेएससी ने भी कई बार पूछा है। तो 1191 अशोक चल, क्रांचल देव से कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सोमचंद की चाराल में कौन सा शामिल नहीं था। अब सोमचंद ने चाराल की नियुक्ति की थी, यानी सोमचंद ने जब एक बार किला बनाया था, जैसे सुयो का किला का निर्माण कराया उसने, जिसे राजभुंगा का किले भी कहते हैं। और इस किले के चारों ओर इसने क्या लगाए थे, 4 किलेदार नियुक्त कराए थे। उन 4 किलेदार में, जिसे हम चाराल कहते हैं, कौन सा नहीं था, बोरा, तड़ागी, कार्की या फिर मेहरा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये नहीं है, मेहरा बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कार्की हो गया, तरागी हो गया, बोरा हो गया और चौधरी हो गया, इन चारों की नियुक्ति की थी। यानी 4 किले इसने चारों ओर बनाए थे छोटे छोटे, और यहाँ पे इन चारों की नियुक्ति की थी। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो मेहरा थे, इसके अलावा फरत्याल भी होते थे। मेहरा और फरत्याल सैनिक में प्रमुख होते थे। और मेहरा की बात करें तो ये कहां पे निवास करते थे, ये कोटागढ़ में रहते थे। कहां पे रहते थे, कोटागढ़ में रहते थे, कोटागढ़ में। तो कोटागढ़ में कौन रहते थे, मेहरा रहते थे। और फरत्याल की बात करें, फरत्याल की, तो ये कहां पे रहते थे, ये रहते थे डुंगरी में। ध्यान रखना, डुंगरी नामक स्थान पे। तो ध्यान रखना, चंपावत में ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हमने दोनों रख दिए हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अभी आपने पढ़ा था अशोक चल के बारे में, और अशोक चल को आपने देखा था गोपेश्वर से। तो इसका मतलब गोपेश्वर तो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा, द्वारहट भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, बालेश्वर मंदिर, ये बिल्कुल सही है। बालेश्वर से ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है, किसका, क्रांचल देव का। और कब का है, यह 1223 ईस्वी का। कब का है, 1223 ईस्वी का। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस चंद शासक को बिलासी राजा बताया गया है। तो बिलासी राजा किसे बताया गया है, आत्मचंद को, वीरचंद को, बीणाचंद को या संसार चंद को। तो बिलासी कौन है, यह ऑप्शन नंबर सी बीणाचंद। कौन है, बीणाचंद। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 ये हो गया है। तो यहां तक दोस्तों डिस्कस हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हम हर बार कहते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम काफी मेहनत के बाद ये सीरीज आपके सामने रखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। उत्तराखंड के जो 40 क्वेश्चन होते हैं ना, 40 क्वेश्चन में से आपको 30 से 35 क्वेश्चन इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज को कंटिन्यू जरूर करें, बहुत हेल्प आपको आने वाले एग्जाम में मिलने वाली है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर पुलिस या फिर बंदी रक्षक का। खैर, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 228 है कि निम्न चंद राजाओं का सही कर्म क्या है। तो आपको इन सभी राजाओं का सही कर्म बताना है कि इनका जो सही कर्म है वो क्या है।
जैसे ऑप्शन है आत्मचंद, संसारचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल सही है। यानी सबसे पहले आत्मचंद, फिर पूर्णचंद, फिर इंद्रचंद और फिर उसके बाद संसारचंद। तो ध्यान रखना, आत्म, पूर्ण, इंद्र और संसारचंद। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तोहरचंद कौन से कर्म का चंद शासक था? तोहरचंद के बारे में बताने 25वां शासक था, 17 था, 20वां था या 23वां था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी यानी 23वां शासक था। और थोहरचंद की बात करें तो थोहरचंद को जो चंद वंश का अगर संस्थापक कौन मानते हैं, तो एक तो मानता है हर्षदेव जोशी। कौन मानता है? हर्षदेव जोशी जी। तो हर्षदेव जोशी जी मानते हैं। इसके अलावा जो फ्रांसीसी हैमिल्टन है, ध्यान रखना फ्रांसीसी हैमिल्टन, तो फ्रांसीसी जो हैमिल्टन है वह भी यह मानते हैं। अब देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी हैमिल्टन के बारे में थोड़ा डिस्कस करना भूल गए थे। जो अभी पुस्तक हमने पीछे डिस्कस किया था, किंगडम ऑफ नेपाल, किंगडम ऑफ नेपाल, सॉरी, किंगडम किंगडम ऑफ नेपाल, किंगडम ऑफ नेपाल। तो किंगडम ऑफ नेपाल जो पुस्तक है वो फ्रांसिस हैमिल्टन ने ही लिखी है। और कब लिखी है? 1819 में लिखी है। अगर 1819 ऑप्शन में ना आए तब 1818 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सोमचंद किस धर्म का उपासक था? वैष्णव, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, जो सोमचंद था ना, इसने सोमेश्वर में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो इसलिए जब शिव मंदिर का निर्माण कराया तो इस हिसाब से वो क्या होगा? शैव धर्म का अनुयायी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपको बी दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमने जो ये पुस्तक थी अजय रावत सर की, ये भी हमने डिस्कस कर दी। अब बात करते हैं हम जो परीक्षा वाणी जो पुस्तक है, और परीक्षा वाणी में हम तीन पुस्तक जो 3 पेज है वो डिस्कस करने वाले हैं। 8, 9 और 10 भी करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम इसे वन लाइनर के रूप में करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है यहाँ पे कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब आपको यहाँ पे बताने हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले और वर्तमान। तो देखिए करंट अफेयर से भी लिया है हमने, और जो वैसे क्वेश्चन है वैसे भी हमने ले लिया है। तो हाईकोर्ट के प्रथम की बात करें तो अशोक अभेंद्र देसाई जी थे। और यहीं पर अगर बात करते हैं हम जो पहले, अगर हम जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो उनका नाम क्या है? संजय कुमार मिश्रा। क्या नाम है? संजय कुमार मिश्रा। तो वर्तमान हो गए संजय कुमार मिश्रा। पहले कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तराखंड के प्रथम और वर्तमान मुख्य सचिव। उत्तराखंड के प्रथम भी बताने हैं और वर्तमान भी बताने हैं। तो प्रथम कौन थे? देखिए प्रथम थे अजय विक्रम सिंह। कंफ्यूज हो जाता है, अजय अभेंद्र देसाई, अजय विक्रम सिंह, अशोक कांत शरण, ये कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसे यहीं पर नोट डाउन करें। देखिए उत्तराखंड के प्रथम थे अजय विक्रम सिंह मुख्य सचिव, और वर्तमान में कौन है? सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन दिखने में आसान होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों को हम गलत करके आते हैं ना, तब बड़ा दुख होता है। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न गलत बिल्कुल मत करके आइए। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे उत्तराखंड की वर्तमान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष। तो वर्तमान की बात करें, करंट अफेयर का है, तो यह है कुसुम कंडवाल जी। तो ध्यान रखना, कुसुम कंडवाल जी है, करंट अफेयर का है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तराखंड के प्रथम और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त। तो उत्तराखंड के प्रथम और वर्तमान सूचना आयुक्त की बात की जाए है, तो देखिए प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? RS टोलिया जी थे। और वर्तमान कौन है? अनिल चंद्र पुनेठा जी हैं। वर्तमान में है अनिल चंद्र पुनेठा जी। और पहले कौन थे? RS टोलिया जी। RS टोलिया जी। उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त की बात कर रहे हैं तो SH रजा जी थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम और वर्तमान पुलिस महानिदेशक। तो पुलिस महानिदेशक तो कौन थे? पहले अशोक कांत शरण। और वर्तमान में कौन है? अशोक कुमार। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तराखंड के प्रथम और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त। देखिए प्रथम और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो दुर्गेश जोशी जी प्रथम हो गए, और चंद्रशेखर भट्ट जी वर्तमान में हो गए। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्तमान भी पूछा जाएगा और पुराने जो प्रथम है यह भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तराखंड के प्रथम और वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल। प्रथम और वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, प्रथम और वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल की बात करते हैं तो पहले थे JCS रावत यानी जस्टिस CS रावत। और फिर वर्तमान की बात करें तो ये हैं विवेक भारती शर्मा जी। वर्तमान में कौन है? विवेक भारती शर्मा जी। तो करंट अफेयर के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है? विवेक भारती शर्मा जी। तो ध्यान रखना, करंट अफेयर का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम व नवीनतम प्रोटेम स्पीकर। देखिए जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे वह कौन थे? वह थे काजी मोइनुद्दीन यानी मोइनुद्दीन।
और यहां पर अगर बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की, तो उनका नाम था वंशीधर भगत। क्या नाम था? वंशीधर भगत। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तराखंड के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री। अब देखिए दोस्तों, निर्वाचित पूछा है और दूसरे पूछा है, तो इसका मतलब होगा भुवन चंद्र खंडूड़ी जी। तो भुवन चंद्र खंडूड़ी जी 2007 से लेकर 2009 तक उनका कार्यकाल था। तो यहां तक दोस्तों यह था। अब जरा इन जो लिस्ट है मुख्यमंत्री जी की, यहां पे आप ये भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर यहां पे आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सबसे जो सर्वाधिक कार्यकाल था किस मुख्यमंत्री का था, तो वह था नरेंद्र तिवारी का, जिन्होंने पूरे 5 साल काम किया 2002 से लेकर 2007 तक। और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे जो तीरथ सिंह रावत है, यह तिथि यहाँ पे गलत लिख दी गई है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप ध्यान रखना तीरथ सिंह रावत का सबसे कम कार्यकाल था। तो वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं, यह भी ध्यान रखना। और पहले नित्यानंद स्वामी जी। तो यहां तक दोस्तों ये था। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर पहले दिख गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये कौन था? महेंद्र चंद था। और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बनकोट से 8 ताम्र मानवकृत्य की प्राप्ति हुई है। तो देखिए 8, 9, 10 जो पेज है परीक्षा वाणी का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बनकोट से 8 ताम्र मानवकृत्य की जो प्राप्ति हुई थी 1989 में हुई थी। और बनकोट कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। कार्तिकेय राजाओं की राजभाषा क्या थी? देखिए सरल क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पे वन लाइनर में ले दिया है इन्हें। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजधानी थी, राजभाषा थी संस्कृत थी। बैजनाथ मंदिर का निर्माण भूदेव ने करवाया था। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहां से प्राप्त हुआ था? यह कसार देवी से हुआ था। और निम्बर किस मत का अनुयायी था? शैव मत का अनुयायी था। तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे वन लाइनर में रख लिए हैं और आने वाले समय में हम इसे एमसीक्यूज में भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस स्थान से योग मुद्रा हमें शैलचित्र हमें प्राप्त हुआ है? तो योग मुद्रा हमें फलसीमा से प्राप्त हुआ है। और लास्ट यहाँ पे है 17वां कि मुचकुंद गुफा स्थित है, तो ये चमोली में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक ये था। और उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आएगी आज की क्लास। और पसंद आती है दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।